गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। आपने अब तक हमारा वीडियो देख लिया होगा। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि किडनी के अंदर दो रीजन होते हैं। आउटर रीजन को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, जबकि इनर सेंट्रल रीजन को हम लोग कहते हैं मेड्यूला। हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि इनसाइड द किडनी अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। तो आज हम उसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि यह नेफ्रॉन कैसा दिखता है, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं और इनका काम क्या है। तो नेफ्रॉन को पढ़ने से पहले हम उसका डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। हाउ वी कैन ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो जो भी हम यहाँ पे नेफ्रॉन डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, अगर हम उसको देखा जाए तो पहले ही बता रखा हूँ कि नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि किडनी के अंदर यही नेफ्रॉन है जो यूरिन फॉर्म करता है, यानी कि यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, यही नेफ्रॉन करता है। अब डायग्राम में तो आपको पता नहीं चलता है कितना सेंटीमीटर का नेफ्रॉन होता है, लेकिन एक्चुअल में नेफ्रॉन जो है वो 3 सेंटीमीटर के होते हैं और उसका जो नंबर है अबाउट 1 मिलियन। वैसे तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन, लेकिन अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस आधार पे हम लोगों ने नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक जो है उसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये वो नेफ्रॉन है जो कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, जबकि 20% जो नेफ्रॉन होते हैं ना वो मेडुला रीजन में पाए जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो 80% जो नेफ्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन एंड दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि 20% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन मेडुला रीजन। इसीलिए इसको हम लोग मेडुलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल इन साइज इफ वी कंपेयर टू मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये स्मॉल इन साइज हो गया, जबकि दिस इज लार्ज इन साइज। ये मेनली कहाँ है पाया जाता है तो कॉर्टेक्स रीजन में, और ये पाया जाता है मेनली मेडुला रीजन में पाया जाता है। अब इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया नेफ्रॉन। सबसे पहले नेफ्रॉन को ड्रॉ करने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ता है बोमेन्स कैप्सूल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बोमेन्स कैप्सूल। ये जो बोमेन्स कैप्सूल हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। एक्चुअली में नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। रीनल कार्पसल्स, माल्फिजियन बॉडी एंड रीनल टिब्यूल। तो अभी हम जो बना रहे हैं डायग्राम, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो डैट इज़ रीनल कार्पसल्स। अब यहाँ से हम इसको ट्यूब के फॉर्म में नीचे की ओर ले जाएंगे, डैट इज कॉल्ड रीनल टिब्यूल। यहाँ पे जो हम टिब्यूल को ड्रॉ कर रहे हैं इसको हमने फोल्ड कर दिया है।
फोल्ड करने के प्रोसेस को कहते हैं कन्वॉल्यूटेड। दिस इज कन्वॉल्यूटेड। तो ये कहलाता है PCT, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पहले आया, कन्वॉल्यूटेड टर्न के फॉर्म में है, इसीलिए इसको कहा गया कन्वॉल्यूटेड। और ये टिब्यूल का पार्ट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। अब ये टिब्यूल नीचे की ओर आके फिर ऊपर की ओर जाएगा। जब ये नीचे की ओर आया ना, इसका नाम पड़ा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब। और अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब ऊपर की ओर जाने के बाद फिर एक टर्न लेता है। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज द सेकेंड टर्न एंड कॉल्ड डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, DCT। तो ये, अब ये जो पार्ट्स है इसको हम नाम दिया बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया। अब इस बोमेन्स कैप्सूल में होता क्या है कि किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है? रीनल आर्टरी। लेकिन जब रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करने के लिए आता है तो inside the kidney total number of nephron is about 1 million. It is not possible that a single artery can supply blood to each nephron. That's why renal artery ramify. Ramify means divide into many branches and called afferent arteriole. This afferent arteriole supply blood टू इच नेफ्रॉन। ये एफरेंट आर्टेरियोल नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करेगा। तो यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल अब बोमेन्स कैप्सूल के पास आएगा। ये एफरेंट आर्टेरियोल जैसे बोमेन्स कैप्सूल के पास आता है, इट चेंज इनटू कैपिलरी। और ये कैपिलरी जो है इट बिकम्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके अंदर ये आ गया टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस कहलाएगा। और रीनल आर्टरी जब डिवाइड हुआ था तो उसका एवरी ब्रांच इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल। तो ये हो गया बेटा एफरेंट आर्टेरियोल। दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल और दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड लेके आया। किसके पास लेके आया? नेफ्रॉन के पास। ये ब्लड कैरी करके लाया नेफ्रॉन के पास।
और इफरेंट आर्टेरियोल जो है ब्लड को लेके जा रहा है दूर, किससे? तो बोमेंस कैप्सूल से, यानी कि नेफ्रॉन से ये ब्लड को दूर लेके जा रहा है। और बीच में जो ये है कैपिलरी है बेटा, कैपिलरी से आसानी से ब्लड फिल्टर हो सकता है। ये जो देख रहे हो ना जो ग्लोमेरुलस है, दिस इज कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे ही फिल्टर होता है। अब ये देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, आर्टरी जब ब्लड सप्लाई करता है किसी भी ऑर्गन को तो वेन रिसीव करता है। यहाँ पर उल्टा है, आर्टेरियोल ही ब्लड सप्लाई कर रहा है और रिसीव भी आर्टेरियोल ही कर रहा है। आर्टेरियोल ब्लड भी सप्लाई कर रहा है और रिसीव भी कौन कर रहा है? आर्टेरियोल ही कर रहा है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से बेटा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड के साथ साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस लेके आता है अपने साथ, और यहाँ पर जब ये फिल्टर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द जो प्लाज्मा फ्लूइड्स होते हैं, जो लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं, वो बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होने के वजह से इनका क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाता है। इसी कारण से इफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो एफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये जो बेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम आपको आगे बताएंगे। ये नेफ्रॉन यहाँ बोमेंस कैप्सूल है, यहीं पे फिल्टर होता है बेटा, ब्लड का फिल्ट्रेशन यहीं पे होगा। जब फिल्टर हो जाएगा ना, जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो प्यूरिफाइड ब्लड है, वो तो इफरेंट आर्टेरियोल में चला जाएगा। ब्लड फिल्टर होने के बाद जो नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस है वो बेटा चला जाएगा पीसीटी में, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब से कहाँ जाएगा? असेंडिंग लिम्ब में। इन्हीं दोनों को हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब टुगेदर कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। इसके बाद ये कहाँ चला गया बेटा? डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला गया, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में ये चला जाएगा। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का। आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया बेटा? चलो अब आते हैं इसके थ्योरी पर। तो मैंने बताया था नेफ्रॉन जो है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्यों? क्योंकि ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं इनसाइड द किडनी, और यही नेफ्रॉन है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। ये नेफ्रॉन जो है इसका संख्या 1 मिलियन है, साइज अबाउट 3 सेंटीमीटर है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। जो कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन है वो कहलाया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो मेडुला तक पहुंचा हुआ है दैट इज कॉल्ड मेडुलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का क्वांटिटी कितना है बेटा? 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। यानी कि अगर 1 मिलियन है तो 1 मिलियन का 80% नेफ्रॉन कैसा होगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। जबकि 20% नेफ्रॉन कैसा है? तो मेडुलरी नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का साइज छोटा होता है बेटा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का साइज बड़ा होता है। या तो ये जो साइज का डिफरेंस है कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, दिस इज ड्यू टू हेनली लूप, यानी कि लूप ऑफ हेनली। चूँकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली छोटा साइज का होता है, इसीलिए ये लूप ऑफ हेनली जो है मेडुला रीजन तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर बहुत थोड़ा सा ही इसका पार्ट जो है मेडुला रीजन तक पहुंचता है। लेकिन इसको हम लोग मेडुलरी नेफ्रॉन को इसलिए लार्जर साइज कहते हैं क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनली है ये डीप इनटू द मेडुला होता है। तो बेटा ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन है, जिसका नाम हमने मेडुलरी नेफ्रॉन रखा है, इसका जो लूप ऑफ हेनली है ये डीप इनटू द मेडुला होता है, इसीलिए इसको हम लोग मेडुलरी नेफ्रॉन कहा गया है। तो अगर दोनों में कुछ फ़र्क है तो ये
बॉमेंस कैप्सूल वगैरह का फ़र्क नहीं है, रीनल कार्पसल्स का कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ है? रीनल टिब्यूल का। अगर रीनल टिब्यूल का जो लेंथ है अगर वो डीप इनटू द मेडुला नहीं पहुंचा है, मात्र अपर पार्ट ऑफ द मेडुला तक रह गया है, तो उसको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। लेकिन अगर नेफ्रॉन का टिब्यूल डीप इनटू द मेडुला पहुंच चुका है तो उसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ पे बेटा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो हमारे बॉडी के प्लाज्मा वॉल्यूम्स को भी मेंटेन करता है, क्योंकि ये जब नॉर्मल कंडीशन होता है, ह्यूमन बॉडी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मैक्सिमम यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज करने का काम करता है जब हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल वाटर सप्लाई होता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर वॉल्यूम होता है, उस वक्त जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ज़्यादा फंक्शनल होता है और ये यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, मिनिमम यूरिन में मैक्सिमम यूरिया ट्रांसपोर्ट होता है, उसको बॉडी से पुश आउट किया जाता है। ये तो हुआ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम लोग देखेंगे बेटा जो नेफ्रॉन है ना, इसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया। मैंने कहा था ये जो अपर वाला पार्ट्स है इसको हम लोग कहते हैं रीनल कार्पसल्स या माल्फिजियन बॉडी। लेकिन ये जो लोअर पार्ट्स आप देख रहे हो, यहाँ से अगर हम नीचे की ओर चले जाएं तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं बेटा रीनल टिब्यूल। तो ये जो पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी है, ये सब किसका पार्ट्स हो गया? रीनल टिब्यूल का पार्ट्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा रीनल कार्पसल्स को अभी डिस्कस करेंगे। ये अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, यहाँ अब दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि रीनल कार्पसल्स, ये तो हो गया रीनल कार्पसल्स या माल्फिजियन बॉडी, और ये जो नीचे वाला पार्ट्स हो गया इसको हम लोग कहेंगे रीनल टिब्यूल। बेटा ये हो गया रीनल टिब्यूल। तो हम अगर रीनल कार्पसल्स को स्टडी करेंगे बेटा, तो रीनल कार्पसल्स को भी हमने दो भाग में बांट दिया है। ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट को अलग कर दिया गया है और बॉमेंस कैप्सूल को अलग कर दिया हमने बेटा। ग्लोमेरुलस क्या है? देखो यहाँ पे हमने रीनल कार्पसल्स लिखा है, इसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है। ग्लोमेरुलस वाले पार्ट को अलग कर दिया है और बॉमेंस कैप्सूल को अलग कर दिया है बेटा। तो ग्लोमेरुलस है क्या? तो ये जो आर्टरियोल आया था बॉमेंस कैप्सूल के पास, जो नेफ्रॉन के पास आया था, आर्टरियोल कन्वर्ट इनटू कैपिलरी। लेकिन ये कैपिलरी जो है बेटा आप देख सकते हो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को ही हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है कि ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बॉमेंस कैप्सूल। क्योंकि किसके कैविटी में है बेटा? बॉमेंस कैप्सूल के कैविटी में है। तो ये जो ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बॉमेंस कैप्सूल। तो ये तो बेटा ग्लोमेरुलस के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे बॉमेंस कैप्सूल के बारे में। तो बेटा बॉमेंस कैप्सूल आप देख सकते हो ना, ये डबल लेयर है, ये 2 लेयर्स का बना हुआ है। तो ये डबल वॉल कैप है, ये कैप की तरह दिखाई देता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द डबल वॉल कैप स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसके दोनों लेयर का नाम, जो अंदर वाले लेयर होते हैं यानी कि दिस लेयर, यहाँ बेटा मैंने डायग्राम को ज़्यादा क्लियर कर दिया है। देखो यहाँ पे ये एफरेंट आर्टरियोल है, दिस इज एफरेंट आर्टरियोल है एंड दिस इज ग्लोमेरुलस। कोई डाउट नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम बॉमेंस कैप्सूल को देखेंगे। बॉमेंस कैप्सूल का जो इनर लेयर है यानी कि दिस लेयर, इसका जो नाम है बेटा, इसका नाम है विसरल लेयर। तो जो इनर वाला लेयर है यहाँ पे साफ साफ बेटा मैंने लिख दिया है, विसरल लेयर इज आल्सो कॉल्ड इनर लेयर। लेकिन ये जो लेयर आप देख रहे हो, दिस इज द आउटर लेयर, इसको हम लोग बेटा कहते हैं पैराइटल लेयर। तो पैराइटल लेयर को हम लोग आउटर लेयर भी कहते हैं, या फिर आप इसको पेरीफेरल लेयर भी कह सकते हो। तो बेटा हमने इसको दो लेयर है बॉमेंस कैप्सूल का, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर को क्या कहते हैं? विसरल लेयर। आउटर लेयर को क्या कहेंगे? पैराइटल लेयर कहेंगे बच्चे। और इन दोनों के बीच में जो जगह खाली आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी स्पेस।
तो बेटा ये है यूरिनरी स्पेस, द स्पेस बिटवीन विसरल लेयर एंड पेराइटल लेयर इन बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड यूरिनरी स्पेस। तो आप बेटा याद रखना, दिस इज यूरिनरी स्पेस, ये दोनों के बीच जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह जितने भी दिख रहे हैं दोनों लेयर के बीच। एक बात और याद रखना बच्चा, ये दोनों जो लेयर है, चाहे वो विसरल लेयर हो चाहे वो पेराइटल लेयर हो, मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है ना बेटा, ये सिंगल एंड फ्लैट लेयर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता, इसीलिए दिस आर मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बेटा ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम जिस सेल के बने हैं ना, हर सेल को हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। द एपिथेलियम सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड पोडोसाइट्स। बेटा ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज पोडोसाइट्स। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल के जो दोनों लेयर हैं, विसरल लेयर एंड पेराइटल लेयर, तो ये एपिथेलियल टिश्यू का तो बना हुआ है स्क्वेमस एपिथेलियम का, लेकिन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड पोडोसाइट। इसको हम लोग पोडोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अभी तक हमने देखा, ये क्या है बेटा, दिस इज द रीनल कार्पसल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रीनल टिब्यूल के बारे में। रीनल टिब्यूल के बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत बता रखा है कि इसमें आएगा कौन, तो पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली, एंड फाइनल डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। तो बेटा एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। ये जो रीनल टिब्यूल है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दिस इज द फर्स्ट ए रीनल कार्पसल्स एंड दिस इज रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल अभी मैंने बताया इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये पहले आता है आफ्टर द रीनल कार्पसल्स, इसीलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। लोकेशन कहाँ होगा इसका, कॉर्टेक्स रीजन में होगा, ये कॉर्टेक्स में पाया जाएगा। ये जो होता है ना पीसीटी, क्यूबाइडल एपिथेलियम का होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है, लेकिन इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर। तो ये ध्यान में रखना है कि पीसीटी इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। और ये कहाँ ओपन होगा, तो इट ओपन्स इन लूप ऑफ हेनली। जैसा कि मैंने बताया पीसीटी, दिस इज पीसीटी, दिस पीसीटी ओपन्स इनटू डिसेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब टुगेदर कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। तो ये कहाँ ओपन हुआ, लूप ऑफ हेनली में ओपन हुआ। लूप ऑफ हेनली का रीजन होता है मेडुला में। अगर ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो पार्सली एम्बेडेड इन मेडुला, अगर ये मेडुलरी नेफ्रॉन है तो डीपली एम्बेडेड इन मेडुला। तो ये आ गया मेडुला में, यू शेप का होता है ये, जैसा कि ये लोअर पार्ट्स है टिब्यूल का, तो दिस इज यू लाइक स्ट्रक्चर। आप देखोगे अगर हम ड्रॉ करें तो इट बिकम्स यू, तो यू शेप का होता है। इसको 2 लिम्ब में बांट दिया गया, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ये क्या हो गया, डिसेंडिंग, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो असेंडिंग। ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग है, मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया नहीं था, इसका जो अपर पार्ट होता है ये थिक लेयर का होता है। ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम लेकिन थिक है, और नीचे का जो पार्ट्स होता है ये थिन होता है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। तो लूप ऑफ हेनली जो है यू शेप है, इसका अपर पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं ये तो मेडअप ऑफ होगा क्यूबाइडल एपिथेलियम का, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो दिस पोर्शन इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये एपिथेलियम का बना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो लोअर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं यानी कि दिस एरिया, ये बना हुआ था स्क्वेमस एपिथेलियम का, स्क्वेमस एपिथेलियम।
इसका मेजर जो काम है ना, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कम है तो ये मिनिमम एब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मिनिमम डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो ये काम करता है लूप ऑफ हेनली। एक और बात है बच्चे कि यहाँ पे जो डिजर्ट एनिमल्स होते हैं, जितने भी डिजर्ट एनिमल्स हम देख रहे हैं, जैसे कैंगरू, रैट, कैमल्स, ये कैसा एनिमल्स है? डेजर्ट एनिमल है। इनके पास जो लूप ऑफ हेनली होता है ये काफ़ी लार्ज होता है, बहुत लॉन्ग होता है बेटा लूप ऑफ हेनली। तो आप याद रखोगे, इन डेजर्ट एनिमल लाइक कैंगरू, रैट एंड कैमल्स, दे हैव अ वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनली। अब आ जाते हैं लास्ट में बेटा, डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। बेटा ये एंटेरियर पार्ट है तो ये कैसा पार्ट हो गया? पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो ये भी, हालांकि ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ एम्बेडेड है? तो दिस पोर्शन इज एम्बेडेड इन मेडुला। लेकिन ये जो अपर पार्ट है, यानी कि बॉमेंस कैप्सूल, यानी कि रीनल कार्पसल्स, पीसीटी और डीसीटी कहाँ पाया जाता है? तो ये तो कॉर्टेक्स रीजन में ही पाया जाएगा। तो ये पोस्टीरियर मोस्ट कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, डीसीटी। डीसीटी इज पोस्टीरियर, यानी ये तो एंटेरियर था, पीसीटी ये पोस्टीरियर है। तो ये पोस्टीरियर में मोस्ट कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये लाइन होता है किससे? तो ये भी बेटा सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से होता है, लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं होता। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि पीसीटी इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबाइड एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर, लेकिन यहाँ पर जो होता है बेटा विदाउट ब्रश बॉर्डर होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान से याद रखोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चा। अब होता क्या है कि जब डीसीटी फाइनल कहाँ जाके मिलता है? कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये तो एक नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, ऐसे तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे। तो जब बहुत सारे नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट आपस में यूनाइट होते हैं ना, तो वो कलेक्टिंग टिब्यूल जब यूनाइट होते हैं, इसको हम बेटा हम कलेक्टिंग टिब्यूल नाम देंगे, कलेक्टिंग टिब्यूल। कलेक्टिंग टिब्यूल जब यूनाइट होते हैं तो कहाँ मिलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट में मिलेंगे। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ मिलेंगे? डक्ट ऑफ बर्टीनी में मिलेंगे बेटा। वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से कहाँ चले जाएंगे? माइनर कैलिसिस में चले जाएंगे। माइनर कैलिसिस से कहाँ जाएंगे बेटा? मेजर कैलिसिस से। मेजर कैलिसिस से रीनल पैलेबिस, फिर यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर, या फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल ऑरिफिस और बॉडी से आउटसाइड एलिमिनेट हो जाएंगे। ये वाला जो पाथवे बेटा मैंने पिछले क्लास में बताया था, आपको याद हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन जो है बेटा कैसे यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो है ये जो रीनल कार्पसल्स है, यही मेजर प्रोसेस है जहाँ पे यूरिया कन्वर्टेड इनटू यूरिन। लेकिन बेटा ये तो मैंने जनरल बता दिया आपको कैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है मेनली, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन नहीं है। मैंने वो नहीं बताया कि वो मेथड क्या है, कौन कौन से प्रेशर लगते हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं कि यूरिया यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके बेटा, एक और बात बेटा, आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखो बेटा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको प्रमोट करो, लाइक करो, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करो बेटा, ताकि हम इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लाके हर चैप्टर का बना सके।